कभी कभी इंसाफ की चौखट पर सिर्फ फैसले नहीं होते, वहां दिलों का बोझ उतरता है, अहंकार झुकता है और सच अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि शाही दरबार की वह सुबह इतिहास बन जाएगी। सुबह की हल्की सुनहरी धूप फतेहपुर सीकरी के महल की जालियों से छनकर संगमरमर की फर्श पर बिखर रही थी। हवा में इत्र की खुशबू थी, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनके चेहरे पर रोज वाली शांति नहीं थी। दरबारियों की कतारें सजी थी, हर कोई अपनी पगड़ी और पद का बोझ संभाले खड़ा था। बीचों बीच बीरबल शांत भाव से खड़े थे, जैसे कोई नदी शोर के बीच भी अपनी धारा में स्थिर रहती है। दरबार के बाहर से अचानक शोर उठा। पहरेदारों ने एक बूढ़े किसान और एक अमीर सौदागर को भीतर लाया। किसान की धोती धूल से सनी थी, आंखों में थकान थी, मगर उनमें सच्चाई की चमक भी थी। सौदागर रेशमी कपड़ों में था, चेहरे पर घमंड की परतें जमी थी। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, इंसाफ दीजिए। इस सौदागर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। सौदागर हंसा, जहां पनाह, ये गरीब आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे उधार दिया था, अब लौटाने की बारी आई तो ये कहानी बना रहा है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने गहरी नजर से दोनों को देखा। मामला क्या है? किसान बोला, हुजूर, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इससे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। वादा था कि फसल कटने पर लौटा दूंगा। मैंने मेहनत की, फसल काटी और पूरी रकम लौटा दी, मगर यह कहता है कि मैंने कभी चुकाया ही नहीं। सौदागर ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर इसने लौटाया होता तो कोई गवाह होता, कोई दस्तावेज होता। यह सिर्फ अपनी गरीबी का सहारा लेकर मुझे बदनाम करना चाहता है। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने किसान से पूछा, तुमने रकम कहां लौटाई थी? गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, किसान ने कहा। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। पेड़ गवाह बनेगा? किसी ने तंज कसा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, क्यों ना हम उस बरगद को ही दरबार में बुला लें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हल्का सा मुस्कुराए। बीरबल, पेड़ कैसे आएगा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, अगर सच में वहां लेन देन हुआ है तो पेड़ को पता होगा। किसान को कहिए कि वह जाकर पेड़ को कहे कि शाही दरबार में गवाही देने आए। दरबार स्तब्ध रह गया। किसान उलझन में था, मगर बीरबल की आंखों में भरोसा था। वह चल पड़ा। समय बीतता गया। दरबार में खामोशी छा गई। सौदागर के चेहरे पर आत्मविश्वास था, मगर उसकी उंगलियां बेचैनी से अंगूठी घुमा रही थी। बीरबल ने अचानक सौदागर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, किसान अभी तक पेड़ तक पहुंच गया होगा? सौदागर ने बिना सोचे कहा, अभी कहां पहुंचा होगा? बरगद तो यहां से 2 कोस दूर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। वाह, तुम तो कहते थे कि कभी वहां गए ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि बरगद 2 कोस दूर है? सौदागर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, झूठ की राह में कांटे ही कांटे मिलते हैं, सच की डगर पे चलो तो खुदा भी साथ चलता है। सौदागर घुटनों के बल गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। इसने सच में पैसे लौटाए थे, मैंने लालच में आकर इनकार कर दिया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हें 2 गुनी रकम किसान को लौटानी होगी और 1 महीने तक गरीबों को भोजन कराना होगा। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी, मगर बीरबल की आंखों में अब भी सोच की परछाई थी, जैसे उन्हें पता हो कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही दिनों बाद फिर दरबार सजा। इस बार मामला और भी अजीब था। एक युवक रोता हुआ आया, जहां पनाह, मेरी पत्नी को किसी ने जादू से गायब कर दिया है।
दरबारियों ने हंसना चाहा, मगर युवक की आंखों का दर्द सच्चा था। कैसे गायब? अकबर ने पूछा। वह रात को सोई थी। सुबह बिस्तर खाली था। दरवाजा भीतर से बंद था, खिड़की भी बंद, कोई निशान नहीं। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हारा किसी से झगड़ा? नहीं। पत्नी से? युवक चुप रहा। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। बीरबल ने धीमे से कहा, कभी कभी घर की दीवारें ही राज छुपा लेती है और आईने सच बोलने से डर जाते हैं। उन्होंने युवक को अलग कक्ष में बुलाया। काफी देर तक सवाल जवाब चलता रहा। फिर बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहां पनाह, इसकी पत्नी गायब नहीं हुई, ये खुद उसे छुपाकर बैठा है। युवक कांप उठा। नहीं, ये झूठ है। बीरबल ने आदेश दिया कि युवक के घर की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सिपाही लौटे। घर के तहखाने से उसकी पत्नी मिली, बंधी हुई। दरबार में हाहाकार मच गया। बीरबल ने युवक से कहा, तुम अपनी पत्नी पर शक करते थे, उसे मारना चाहते थे, मगर डरते थे, इसलिए ये नाटक रचा। युवक रो पड़ा, मैंने गलती की। अकबर ने कठोर दंड सुनाया। दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दिन बीतते गए। अकबर बीरबल की मजेदार अदालत दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग कहते, वहां सिर्फ हंसी नहीं, वहां सच की रोशनी भी मिलती है। एक दिन एक रहस्यमय महिला दरबार में आई। चेहरे पर घूंघट, हाथ में छोटा सा संदूक। जहां पनाह, इस संदूक में मेरी इज्जत है, कोई इसे चुराना चाहता है। दरबार चौंक गया। संदूक खोला गया। अंदर एक चमकता हुआ हीरा था। महिला बोली, मेरे पति की मौत के बाद ये मेरे पास बचा है। मेरे देवर कहते हैं कि ये उनका है। देवर आगे आया, ये हमारे खानदान की निशानी है, इसे इसने छुपा लिया। मामला उलझा हुआ था, कोई गवाह नहीं। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, हीरे की पहचान कैसे करोगे? देवर बोला, इस पर हमारे खानदान की निशानी है। बीरबल ने हीरे को पानी में डाला। निशानी गायब हो गई। दरबार हक्का बक्का। बीरबल मुस्कुराए। ये नकली निशानी थी। असली मालिक वह है जो इसे बेचने नहीं, संभालने आया है। महिला की आंखों में आंसू थे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जो चमक दिखे हर बार वो सोना नहीं होता, जो साथ निभाए अंत तक वही अपना होता। देवर शर्मिंदा हो गया। अकबर ने फिर न्याय किया, मगर असली सस्पेंस अभी बाकी था। एक रात अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, मुझे लगता है दरबार में कोई ऐसा है जो राज बाहर पहुंचा रहा है। बीरबल गंभीर हो गए। जहां पनाह, सच की परीक्षा वक्त लेता है। अनुमति हो तो मैं जाल बिछाऊं। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि शाही खजाने में एक नया अनमोल रत्न आया है, जिसे गुप्त कक्ष में रखा जाएगा। असल में ऐसा कोई रत्न था ही नहीं। 2 दिन बाद खबर आई, रत्न चोरी हो गया। दरबार में हड़कंप। बीरबल ने सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया। हर एक को एक एक छड़ी दी। ये जादुई छड़ियां है। जिसने चोरी की है, उसकी छड़ी रात भर में 2 अंगुल बढ़ जाएगी। सब छड़ियां लेकर चले गए। सुबह दरबार सजा। सबकी छड़ियां बराबर थी, सिवाय एक के। एक दरबारी की छड़ी 2 अंगुल छोटी थी। बीरबल बोले, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी 2 अंगुल काट दी, ताकि बढ़ी हुई न लगे। दरबारी कांप उठा। वही गद्दार था। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर राज्य को बचा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, बुद्धि मेरी नहीं, ये तो आपकी अदालत की रोशनी है, जो अंधेरों को पहचान लेती है। दरबार में तालियों की गूंज थी, मगर बीरबल की नजरें दूर कहीं टिकी थी, जैसे उन्हें पता हो कि इंसाफ की राह कभी खत्म नहीं होती। और सच यही था, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती,
हर सुबह एक नया सवाल उठता और हर शाम बीरबल की हाजिर जवाबी सच को उसका मुकाम दिलाती। अकबर बीरबल की मजेदार अदालत सिर्फ एक दरबार नहीं था, वो आईना था जहां झूठ अपना चेहरा देखकर खुद से डर जाता था। और कहते हैं उस अदालत में जो भी गया खाली हाथ नहीं लौटा, या तो उसे इंसाफ मिला या फिर अपनी गलती का एहसास। यही उस दरबार की असली ताकत थी और यही उसकी सबसे बड़ी मजेदार बात थी। बीरबल की आंखों में अब भी एक अनसुलझी चिंता थी। वो उस दरबार की जिन गलियारों में मुस्कान बांटते थे, वहां पर भी कहीं कोई स्याह धब्बा उभर आया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच मानते हो कि कहीं कोई राज बेच रहा है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, राज बेचने वाला कभी भी अकेला नहीं होता, उसे सहारा देने वाले कंधे भी चाहिए होते हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन कंधों की पहचान कर लें। अकबर ने अपने हाथों से उस सिंहासन की बाह पकड़ी, मानो किसी अटूट विश्वास की डोर थाम रहे हों। फिर जाल बिछाओ, पर सूक्ष्मता से, दरबार का सम्मान बचाकर। अगली सुबह से ही दरबार में वो सुई सा दबाव सा था। हर कोई सजग, हर बात पर निगाह। बीरबल ने सूक्ष्म संकेतों और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। किसकी आहट देर से आती है, किसके कपड़ों पर धूल ज्यादा लगती है, किसकी बातें अक्सर आधी अधूरी रह जाती है। उन्होंने दरबारियों को ध्यान से देखा। कुछ की आंखें घोर साधारण थी, कुछ के कदम में तेजी, कुछ के हाथों में एक अजीब सी काप। बीरबल ने एक नया फैसला किया। दरबार में हर हफ्ते एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी जाएगी, जहां दरबारियों को विभिन्न पहेलियों और प्रश्नों से आजमाया जाएगा। जो अपना जवाब सबसे सटीक और सबसे शांत भाव से देगा, उसे शाह का विश्वासु मोती कहा जाएगा और उसे शाही भोजन में विशिष्ट स्थान मिलेगा। इसका उद्देश्य था लोगों के मनोभावों को परखना, साथ ही किसी भी अजीब हरकत को सामने लाना। पहली प्रतियोगिता के दिन सब उत्सुक थे। बीरबल ने एक कहानी सुनाई, एक व्यापारी और एक चोर की। कहानी के अंत में उसने पूछा, अगर तुम्हें पता लगे कि किसी ने तुम्हारे घर में चोरी करवाई है ताकि तुम पर इल्जाम ठहर सके, तुम क्या करोगे? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि वे तुरंत पुलिस को बुलाएंगे, कुछ ने कहा कि वे चुपचाप हालात देखेंगे। मगर एक छोटे से दरबारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपने घर के भीतर झांकूंगा कि क्या कोई मेरी ही चीजों को छुपाकर दिखा रहा है। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ सा था, जैसे कोई हिस्सा उसकी आत्मा का डर रहा हो कि बेनकाब हो जाएगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को रोज के कामों में और शामिल कर दिया। उसकी हरकतें और भी गहरी नजर से दिखाई देने लगी। एक रात जब महल गहरी नींद में डूबा था, उस दरबारी का कदम दरबार के उस पुराने हिस्से की ओर गया जहां अक्सर अजनबी दस्तावेज और छोटे छोटे पत्र रखे जाते थे। बीरबल ने पहले ही कुछ सिपाहियों को छुपाकर वहां तैनात कर दिया था। दरबारियों की चालाकी और साजिश की जटिलता दोनों देखकर अकबर की सांस थम जाती। उस दरबारी को पकड़ा गया। वो घबराया, पसीने से भीगा हुआ और बोलने लगा, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा परिवार, उन्हें धमकी दी गई थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, किसने धमकी दी? कौन तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाएगा? दरबारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, एक असामाजिक समूह। वे कहते थे कि अगर मैं राज नहीं दूंगा तो मेरे गांव वालों को नुकसान पहुंचेगा। मैंने डर के मारे कुछ खबरें दी, मगर मैंने कभी खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। अकबर के चेहरे पर क्रोध और उदासी दोनों झलक रहे थे। तुम्हारे कंधों पर तो तुम्हारे ही गांव का भार था, पर आवाज बेचने की कीमत इतनी होनी चाहिए कि खुद की आत्मा बिक जाए। बीरबल ने दर्शन की तरह कहा, डर जो बच्चों के सपनों में घर करे, वो मां का आंचल भी तोड़ देता है। पर दिल की हिम्मत अगर एक बार जगे, तो डर के परिंदे भी लौट कर नहीं आते। दरबारी की सजा नरम रखी गई। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके जिम्मे दी गई और साथ ही
उसे एक मौका दिया गया कि वह जो खोया है उसे फिर से पाए। पर बीरबल जानते थे कि यह केवल एक कड़ी थी। जाल अभी पूरी तरह फंसा नहीं था। कोई बड़ी चाल अभी भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद दरबार में अचानक अफवाह फैल गई कि शहर की सीमा पर एक अजीब सा गिरहक कठिन उमड़ रहा है। लोग अंधेरे में अजीब चिन्ह छोड़कर जा रहे हैं। बीरबल ने महसूस किया कि किसी समूह का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। दरबार के भीतर के कमजोर धागों को खींचकर किसी बड़े स्रोत तक पहुंचा जा रहा है। बीरबल ने एक नाटक करना चाहा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों ना हम एक बड़ा आयोजन करें, एक दावत जिसमें बाहरी गणमान्य लोग भी बुलाए जाएं। मैं चाहूंगा कि सबका ध्यान शाही मेहमानों पर रहे और तदुपरांत हम देखें कि कौन अपनी जगह बदलकर छाया बनकर काम कर रहा है। अकबर ने सहमति दी। दावत की तैयारी हुई। महल की दीवारें, दरी, संगीत और खुशबू, सब कुछ परिपूर्ण था। दावत में भीड़ लग गई, हर कोई उत्साहित। मगर बीरबल की नजरें उन लोगों पर थी जो अक्सर छुपकर दस्तावेज और संदेश ले जाते थे। चाय वाले, दरबारी नौकर और कुछ घुड़सवार जो अक्सर रात में आते जाते थे। दावत के चरम पर बीरबल ने अचानक एक अलग सुंदर बर्तन निकाला और उसमें गहरे नीले रंग के फूलों की चाय परोसी। ये चाय उन लोगों के लिए है जो सच्चाई की गुप्त खुशबू पहचान लेते हैं। उसने मजाकिया अंदाज में कहा। लोग हंसे, पर कुछ चेहरों पर डर की लकीरें नजर आई, उन लोगों की जो रहस्य बेचते थे। बीरबल ने फिर कहा, हमारे महल के आसपास बहुत से लोग आते रहते हैं। कुछ हाथ जो हमें मदद देते हैं, कुछ हाथ जो फिराक में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात हम उन हाथों को पहचाने। रात गहरा गई। बीरबल ने एक एक शख्स के पास जाकर उनसे एक एक सवाल पूछा। सवाल साधारण थे, पर उनके जवाब दिल की असलियत बता देते थे। कुछ ने मुस्कुराकर सही जवाब दिया, कुछ ने घूम घूम कर बात टाल दी और कुछ तो सीधे सीधे झूठ बोलकर भागने लगे। फिर अचानक एक आवाज गई। ये क्या हो रहा है? दरबार में हलचल मची। एक सिपाही चिल्लाया, जहांपनाह, महल की एक खिड़की से कोई एक कागज फेंका गया है। कागज पर कुछ चिन्ह और शब्द थे, एक कोड जैसा, जिसे केवल वही लोग समझते थे जो भ्रष्ट संगठनों के संपर्क में थे। बीरबल ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि मिली। ये संकेत उन्हें एक बड़े जाल के केंद्र की ओर ले जा रहे थे। बीरबल ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि वह उस कागज को पढ़कर बताएंगे कि कौन इसमें उलझा है, मगर पहले एक छोटा परीक्षण होगा। उन्होंने दरबार में एक नकली खजाना रखने की व्यवस्था कर दी। छोटी छोटी चीजें जिनकी कोई परवाह नहीं, पर्ची, ने देखकर चोर समझ जाएगा कि कुछ बड़ा है। फिर रात के अंधेरे में कुछ छायादार हस्तियों को महल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया। पर पकड़ने के पीछे का असली मकसद था गलत लोगों को उनके नेटवर्क के साथ पकड़ना। बीरबल का जाल काम कर गया। कई संदेश और पासपोर्ट मिले जो छुपे हुए संपर्कों के प्रमाण थे। लेकिन इस खोज के बीच एक और बड़ा शोकनाक मोड़ आया। एक मध्यरात्रि में महल के भीतर एक तेज आवाज के साथ अंधेरा छा गया और अग्नि की तरह आवाजें उठीं। महल की एक छोटी दीवार में छिपा हुआ एक कमरा था। वहां किसी ने अचानक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संदूक फोड़ दिया और उस संदूक के भीतर से कुछ अजीबोगरीब दस्तावेज और चित्र निकले जो सीधे सीधे शाही गुप्त नियंत्रण के बारे में संकेत दे रहे थे। उस संदूक ने दरबार की सोच को हिला कर रख दिया। कोई अंदर से काम कर रहा था और उसने सिर्फ छोटे चोरों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी निशाना बनाया था जो महल की रक्षा करते थे। बीरबल ने कहा, यह खेल बड़ा और सूक्ष्म है। जो हाथ अब तक छुप रहे थे वे अमल में आ गए हैं। हमें अब हर कड़ी की तह तक जाना होगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हमें सैनिकों से हमला कर देना चाहिए या हम बाहर जाकर उन लोगों का सामना करें? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, बाहर भरी दुनिया में तलवार से समाधान अस्थायी होता है। हमें उस स्रोत को समझना होगा।
और उसे अपने ही हथियार से बाहर निकालना होगा। उसकी चालों से ही उसे जकड़ना होगा। बीरबल ने महल के नौकरों में से कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना और एक नकली शाही संदेश घोषित किया। संदेश ऐसा था कि उसे पढ़ते ही हर किसी का ध्यान खींचा जाए। संदेश में लिखा गया था कि अकबर नए राजकाज के लिए कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं और इसमें कुछ लोगों की सहमति आवश्यक है। असली त्वरित असर यह हुआ कि जिन लोगों ने गुप्त रूप से बाहर खबरें भेजी थी, वे एक एक कर प्रतिक्रिया देने लगे और उनकी प्रतिक्रियाएं शब्द, समय और तरीके में सब कुछ पकड़ में आ गया। एक रात जब चांद आधा था और हवा में ठंडक थी, बीरबल ने महल के पिछवाड़े में उस व्यक्ति को देखा जिसने सबसे अधिक सावधानी से बाहर खबर भेजी थी। वही व्यक्ति जो आमतौर पर सबसे शांत रहता था, जिसकी शीन अलग और सुदृढ़ दिखती थी। बीरबल ने उसे धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक सच्चाई का और एक भीड़ के पीछे भागने का। बताओ, तुम्हें किस राह से प्यार है? वो व्यक्ति कुछ पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर झरझर पसीने का निशान था। उसने कहा, मैंने राज बेचा, पर मैंने ऐसा मजबूरी में किया। मेरे पीछे एक ऐसा आदमी है जो मेरे परिवार को दंडित करेगा अगर मैंने मना किया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो बताओ तुम्हें कौन धमका रहा है? वो व्यक्ति ने नाम लिया, एक ऐसा नाम जो दरबार का नाम नहीं था, मगर शहर में अंधेरे के कामों के लिए भयभीत किया जाता था। उसकी आवाज में डर था, पर साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि सच बोलने से संभवतः रक्षा मिलेगी। बीरबल ने उसे सुरक्षा देने की व्यवस्था की, पर साथ ही समझाया कि सच का बोझ साझा करने से ही हल मिल सकता है। उस व्यक्ति ने आखिरकार स्वीकार कर लिया और पूरा सच बताया। कैसे शहर के कुछ व्यापारी, कुछ दरबारी और कुछ बाहरी गिरोह मिलकर शाही सूचनाओं को बेचते थे ताकि वे अपनी संपत्ति बढ़ा सके और कुछ क्षेत्रों में लाभ ले सके। जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती गई, बीरबल ने देखा कि साजिश सिर्फ धन की नहीं, हाकर शाही निर्णयों पर भी असर डालने की कोशिश थी। किस जमीन को टैक्स में छूट मिले, किस व्यापारी को विशेष अधिकार मिले और किस गांव की फसल को शाही बाजार में जगह मिले। यह केवल लालच नहीं था, यह सत्ता का खेल था। बीरबल ने योजनाबद्ध तरीके से काम लिया। उन्होंने एक एक कर उन लोगों को पकड़ने की बजाय उन्हें जाल में फंसाने की ठानी, उनके अपने गेम में उलझाकर। उन्होंने शाही खजाने में एक नकली दस्तावेज रखवाया जिसमें दावा था कि कुछ गांवों को विशेष करमुक्ति दी जा रही है। यह दस्तावेज जानबूझकर कुछ गलत रेखांकित था और जिन्हें यह दस्तावेज मिला वे इसे तुरंत बाहर बेचना चाहेंगे ताकि वे राजनीति के खेल में लाभ पा सके। जैसे ही दस्तावेज बाहर निकला, बीरबल के छुपे हुए घनिष्ठों ने उन व्यापारियों और कुछ दरबारी नेताओं को चुपचाप पकड़ लिया। परंतु सबसे बड़ा झटका तब आया जब पता चला कि इन सब घटनाओं का केंद्र एक ऐसा शख्स था जिसे अकबर बेहद मानते थे। एक बाहरी सलाहकार जिसे अकबर ने निजी रूप से राजकाज के मामलों में भरोसा दिया था। इसका खुलासा अकबर के लिए मानो तलवार की तरह था। अकबर के चेहरे पर पानी की तरह ठंडी उदासी फैल गई। वो जिसे मैंने अपनी आंखों का हिस्सा माना, मेरे पीछे काम कर रहा था। अकबर ने पूछा। बीरबल ने आंखें झुकाकर कहा, जहां पनाह, भरोसा कांच की तरह होता है, सुंदर पर नाजुक। टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है, पर न्याय की राह वह है जो सच का सामना करने से गुजरती है। अकबर ने अपने सलाहकार को बुलाया। सलाहकार का चेहरा निर्जीव सा हो चुका था, जैसे उसने जिन सलाहों से अकबर को सांस्कृतिक और प्रशासनिक समृद्धि दी थी, उसी बहाने उसने अपने फायदे की राह बनाई। जब सबूत रखे गए तो वो कांप उठा और अपनी सारी चालें कबूल कर रहा था। कैसे उसने विदेशी व्यापारियों के साथ मिलकर सूचनाएं साझा की, कैसे उसने कुछ लोगों को विशेष परमिट दिलवाए और कैसे उसने शाही निर्णयों को भावनात्मक तौर पर प्रभावित किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ने उससे घृणा दिखाई, कुछ ने आंसू बहाए और कुछ ने उस पर कोफ्त की आवाज निकाली। अकबर ने कड़ा फैसला लिया। सलाहकार को शाही सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया और उसे बाहर देशनगरी में
एक छोटी सी जागीर दी गई ताकि वह कभी भी शाही मामलों में दखल न दे सके। पर वहीं बीरबल ने सलाहकार के साथ कुछ अलग किया। उन्हें एक मौका दिया गया कि वे अपनी गलती स्वीकार कर सके और जनता के सामने अपनी गलती का एहसास जता सके। अकबर ने कहा कि दंड का उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं बल्कि सुधार भी होना चाहिए। ये नीति कई दरबारियों के लिए कठिन थी, पर एक रोशनी की तरह भी थी कि इंसाफ केवल चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए भी है। कई हफ्ते बीत गए, दरबार फिर से अपना आकार लेने लगा, मगर बीरबल के कानों में एक सूक्ष्म सी आवाज हमेशा गूंजती रहती कि किस तरह से सत्ता की चाह इंसान को अंधा कर देती है। उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वे लोगों के भीतर समझ पैदा करें। ज्ञान का बीज बोना चाहिए ताकि लालच का वृक्ष सूख जाए। इसलिए बीरबल ने शाही दरबार में एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने एक दिन हर दरबारी को गांवों में जाना होगा, लोगों की समस्याएं सुननी होंगी और उनके प्रश्नों का हल निकालना होगा। यह परंपरा लोगों के बीच शाही विश्वास को फिर से जोड़ने लगी। जो लोग कभी दरबार में पहुंचकर चुना लगाते थे, अब उन्हें गांव की सच्चाई का सामना करना पड़ता और अक्सर गांव की सच्चाई ने ही उनके भीतर का बदलता देखा दिया। एक दिन बीरबल अपनी आधी रात की चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह इंसाफ का मत। लब सिर्फ सजा नहीं है, ये तो प्रेम की तरह है। कभी कभी उसे काटना पड़ता है, कभी कभी उसे सींचना पड़ता है। अकबर मुस्कुरा दिए। बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है, पर बताओ, क्या तुम नहीं सोचते कि अभी भी कुछ अंधेरे बचे हैं? बीरबल ने आंखों में एक गहरी चमक के साथ कहा, हर अंधेरे की अपनी सीमा होती है जहां तक वो फैला सकता है। हमें बस अपनी रोशनी को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, और जब तक हम चौकस हैं, अंधेरा पीछे हटता जाएगा। उन्होंने फिर शायरी में कहा, हर खामोशी में एक दास्तां छुपी होती है, हर सच्चाई में एक पहचान छुपी होती है। जो दिल की सुनकर चल पड़ते हैं उस राह पे, उनके कदमों से ही रोशनी खुली होती है। समय के साथ अकबर बीरबल की मजेदार अदालत सिर्फ किसी घटना का नाम नहीं रही, ये एक जगह बन गई जहां न्याय केवल निर्णय नहीं बल्कि शिक्षा और मानवीयता भी मिलती थी। बीरबल ने यह साबित किया कि बुद्धि और करुणा साथ चले तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं रहती कि उसका हल न निकले। पर वह भी जानते थे कि हर हल अस्थायी हो सकता है, इसलिए वे लगातार सतर्क रहे, नई नई पहेलियां बनाते और लोगों के मन की गहराइयों तक जाते रहे। कभी कभी बीरबल अकेले बैठकर पुराने कागजों को देखते, उन कविताओं को पढ़ते जो उन्होंने बचपन में सुनी थी, उन कहानियों को जो मां ने सुनाई थी। वे समझते थे कि इंसान की असली परीक्षा उसकी संवेदनशीलता में है, और संवेदनशीलता को पालने के लिए किस्सा, कहानी और शायरी से बेहतर कुछ नहीं। एक बार बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह सच्चाई अक्सर चुपके से आती है, पर उसका असर जब आता है तो तूफान बनकर आता है। इसलिए हमें हर रोज छोटी छोटी सच्चाइयों को मानना सीखना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुमने हमें बनाया है, न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे पूरे राज्य के लिए। तुम्हारी हाजिर जवाबी ने मुझे सिखाया कि राजकाज का अर्थ केवल कड़ी फतवा देना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को भी जीतना है। दरबार में फिर से एक जीवन था, लोगों में भरोसा लौटा, और शहर की गलियों में भी अब वही शोर शराबा था जो कभी था। बच्चों की हंसी, दुकानदारों की चिल्लाहट और आम जनता की आजादी। बीरबल की छोटी छोटी चालों ने बड़े बड़े संकटों को टाला। उनकी सूझबूझ ने दरबार के भीतर के कई सरोकारों को सही दिशा दी। पर कहानी वही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद, जब सब कुछ शांत था, बीरबल ने अकबर को एक छोटे से पत्र का हवाला देते हुए दिखाया। पत्र चुपचाप किसी अज्ञात हाथ से भेजा गया था। पत्र में लिखा था, जो सच को छुपाते हैं वे सोचते हैं कि वह कभी उजागर नहीं होगा, पर याद रखो, स्याह परत के नीचे भी एक नाजुक रेखा है जो टूटते ही सब कुछ उजागर कर देती है। बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि दाव खतरे भरा था, पर वह चेतावनी थी।
और चेतावनी का मतलब था कि सतर्कता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने मुस्कुरा कर कहा, हम सतर्क रहेंगे। बीरबल ने फिर शेर पढ़ा, जो पर्दों के पीछे हंसते हैं, कभी न भी पर्दा गिरता है। बुद्धि की जोत जलाए रखना है, इसी उम्मीद से दिल जगता है। दरबार में हंसी और विरह, न्याय और दया, सब कुछ साथ साथ रहा। लोग कहते रहे कि जहां अकबर का राज्य था, वहां बुद्धि और इंसाफ का मिलन हुआ करता था। बीरबल की मजेदार अदालत ने लोगों को दिखाया कि किस तरह सच्चाई और संवेदना मिलकर समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और कभी कभी एक छोटी सी शायरी भी दिल के भीतर की आग को ठंडा कर देती है या उसे और तेज कर देती है। कई सालों के बाद जब अकबर और बीरबल की कहानियां सुनाई जाती, तो लोग आंखें बंद करके सुनते, जैसे कोई पुराना जख्म धीरे धीरे भरता जा रहा हो और उसकी जगह पर एक खूबसूरत निशान बनता जा रहा हो, जो याद दिलाता है कि इंसाफ और करुणा के बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। और यहीं पर कहानी का असली निहितार्थ था कि मजेदार अदालत सिर्फ न्याय का स्थान नहीं थी, वो इंसानियत की उस किताब का पृष्ठ थी जिसे हर रोज नए नए किस्सों से भरा जा रहा था। वक्त के साथ बीरबल का नाम लोगों के हृदय में एक उजली चीज की तरह बस गया। किसी ने कहा कि वह सिर्फ हाजिर जवाबी थे, किसी ने कहा कि वह दया और बुद्धि के प्रतिरूप थे। पर बीरबल जानते थे कि असली काम कभी भी खत्म नहीं होता। न्याय तराशने की कला एक सतत अभ्यास है, और जब भी कोई नई लड़ाई, नई साजिश मिलती, वे मुस्कुरा कर कहते, आओ इतिहास फिर से लिखें। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा अधूरी रह जाती हैं। अधूरी इसलिए कि उनमें पाठ कन्युक्ताओं को जोड़ने की जगह रहती है। पर इस अदालत की एक बात तय थी, जहां भी झूठ घुसने की कोशिश करेगा, वहां बीरबल की हाजिर जवाबी उसे बेनकाब कर देगी। और जहां भी इंसाफ के दिए बुझने लगेंगे, वहां बीरबल की शायरी फिर से लौ दे जाएगी, ताकि अंधेरे की सारी चालें बेनकाब हों और सच्चाई की रोशनी जगमगाती रहे। समय बीत रहा था, पर शाही महल की दीवारों के भीतर एक अनकहा कंपन अभी भी मौजूद था, जैसे कोई हवा बिना आवाज के दरारों से गुजर रही हो। बीरबल अक्सर कहते थे, सबसे खतरनाक तूफान वह होता है जिसकी आहट सुनाई नहीं देती। एक सुबह दरबार में एक साधु आया, केसरिया वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, आपके राज्य में न्याय बिकता है। दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तन गई। साधु, सोच समझकर बोलो। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रमाण लेकर आया हूं। आपके एक अधिकारी ने मेरे शिष्य से रिश्वत ली। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने साधु को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जो सच्चे संतों में कम ही दिखती है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके शिष्य कहाँ हैं? साधु ने इधर उधर देखा। वह बाहर है। सिपाही गए, मगर बाहर कोई शिष्य नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, शिष्य तो नहीं मिले, पर आपके जूते के नीचे से कुछ सिक्के जरूर मिले हैं। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जो सच की चादर ओढ़े और भीतर झूठ छुपाए, वह साधु नहीं व्यापारी है, जो धर्म भी तौल कर खाए। असल में वह साधु एक गिरोह का आदमी था, जो दरबार की छवि खराब करना चाहता था। उसने झूठा आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाने की योजना बनाई थी। अकबर ने उसे कड़ी सजा दी, मगर बीरबल की चिंता अब और गहरी हो गई थी। जहांपनाह, उन्होंने कहा, अब हम पर सीधा हमला नहीं होगा, हमारी छवि पर वार होगा। लोगों के दिलों में शक बोया जाएगा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या करें? बीरबल बोले, हमें जनता के बीच जाना होगा। अदालत सिर्फ महल में नहीं, चौपालों में भी लगेगी। कुछ ही दिनों बाद एक नई परंपरा शुरू हुई। अकबर और बीरबल भेष बदलकर शहर और गांवों में जाने लगे। लोग नहीं जानते थे कि यह बादशाह और उनका वजीर है। वे आम आदमी की तरह बैठकर लोगों की बातें सुनते। एक रात वे एक चाय की दुकान पर बैठे थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे।
सुना है शाही अदालत में सब नाटक होता है, एक आदमी बोला। दूसरा बोला, हाँ, बड़े लोगों को बचाया जाता है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अगले दिन दरबार में एक मामला आया। वही आदमी जिसने चाय की दुकान पर आरोप लगाया था, उस पर चोरी का इल्जाम था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें शाही अदालत पर भरोसा नहीं, फिर यहां क्यों आए? वो आदमी चुप। बीरबल ने कहा, क्योंकि जब मुसीबत आती है तब इंसान वहीं जाता है जहां न्याय की उम्मीद हो। जांच हुई और साबित हुआ कि उस पर झूठा इल्जाम था। बीरबल ने असली चोर को पकड़वाया, जो उसी मोहल्ले का एक दबंग था। दरबार में बीरबल ने कहा, विश्वास का दीपक एक बार बुझ जाए तो हवाएं उसे बार बार गिराती हैं, पर सच की लौ अगर जल उठे तो अंधेरी रात भी सर झुकाती है। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सवाल उठाना गुनाह नहीं, पर सच जाने बिना फैसला करना गुनाह है। धीरे धीरे जनता का भरोसा और मजबूत होने लगा। मगर एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। शाही पुस्तकालय में आग लग गई। वो पुस्तकालय जहां राज्य के गुप्त दस्तावेज, इतिहास और रणनीतियां रखी थी। आग तेजी से फैली। सिपाही दौड़े, पानी डाला गया, कई ग्रंथ जल गए। अकबर का चेहरा उतर गया। ये दुर्घटना नहीं हो सकती। बीरबल राख के बीच कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें एक आधा जला हुआ कागज मिला। उस पर एक चिन्ह बना था, वही चिन्ह जो पहले गुप्त पत्र में मिला था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जहांपनाह, दुश्मन अभी खत्म नहीं हुआ। वह अब सीधे ज्ञान पर वार कर रहा है। जांच शुरू हुई। इस बार मामला और गहरा था। आग लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुस्तकालय का एक युवा रक्षक था। जब उसे पकड़ा गया, वो रो पड़ा। मुझे सोना दिया गया था। कहा गया कि बस एक मशाल गिरानी है। किसने कहा? अकबर गरजे। उसने एक नाम लिया, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। वही व्यापारी जिसने कई बार शाही ठेकों में लाभ उठाया था। बीरबल समझ गए, ये आदमी राज्य की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता था। जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने अराजकता फैलाने का रास्ता चुना। दरबार में व्यापारी पेश हुआ। उसने पहले सब नकारा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो ये बताओ, तुम्हारे गोदाम में वही खास तेल क्यों मिला जो पुस्तकालय में इस्तेमाल हुआ? व्यापारी चुप। बीरबल ने फिर कहा, धुआं चाहे कितना भी ऊपर उठे, जड़ में आग छुपी होती है। झूठ चाहे जितना भी सजे, आंखों में सच्चाई रुकी होती है। सबूत रखे गए। व्यापारी टूट गया। अकबर ने उसे कठोर दंड दिया। उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और पुस्तकालयों के निर्माण में लगाया गया। उसे सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। बीरबल ने बाद में अकबर से कहा, जहांपनाह, ज्ञान पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने सिर हिलाया, और तुम वह ढाल हो जो इसे बचाती है। महीनों बाद पुस्तकालय पहले से भी भव्य बनकर तैयार हुआ। जनता को उसमें प्रवेश की अनुमति दी गई। उद्घाटन के दिन बीरबल ने कहा, किताबें सिर्फ अक्षर नहीं होती, ये समय का आईना होती है। जो इतिहास से सीख ले वही असली जमीना होती है। दरबार में फिर हंसी लौट आई, मगर इस बार उसमें गहराई भी थी। एक शाम अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? बीरबल मुस्कुराए। डर तो हर इंसान को लगता है जहांपनाह। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग उसे समझकर जीत लेते हैं। अकबर ने कहा, अगर कभी तुम न रहे तो? बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, इंसान जाता है, विचार नहीं जाते। दिए बुझते हैं, पर उजाले नहीं जाते।
महल की छत पर खड़े दोनों दूर शहर की रोशनियों को देख रहे थे। नीचे वही गलियां थी, वही लोग, वही उम्मीदें, और कहीं न कहीं कोई नया सवाल जन्म ले रहा था, कोई नई साजिश आकार ले रही थी। पर जब तक अकबर बीरबल की मजेदार अदालत थी, तब तक हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा और हर अंधेरे में एक नई शायरी जन्म लेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक अदालत नहीं थी, ये एक विचार था कि न्याय हंसते हुए भी किया जा सकता है और बुद्धि मुस्कुराते हुए भी तलवार से तेज हो सकती है। और शायद यही वजह थी कि इतिहास आज भी फुसफुसाकर कहता है, जहां इंसाफ मजेदार हो जाए, वहां अन्याय टिक नहीं पाता। समय की धारा बहती रही, पर शाही दरबार की जमीन पर अब हर कदम सोच समझ कर रखा जाने लगा था। लोग कहते थे कि बीरबल की आंखें अब सिर्फ चेहरों को नहीं, इरादों को पढ़ती है। और सच भी यही था, क्योंकि जितनी बड़ी रोशनी होती है, उतनी ही लंबी परछाई उसके पीछे चलती है। एक सुबह दरबार में एक अजीब मामला आया। दो औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। पहली ने कहा, "ये मेरा बेटा है।" दूसरी चिल्लाई, "झूठ, ये मेरा खून है।" बच्चा रो रहा था। दरबारियों में फुसफुसाहट थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, "सबूत?" दोनों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, गवाह भी नहीं। मामला दिल को छू लेने वाला था। बीरबल कुछ देर तक बच्चे को देखते रहे। बच्चा एक औरत की ओर देखकर थोड़ा शांत होता, फिर दूसरी की ओर हाथ बढ़ाता। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने कहा, "अगर तुम दोनों इसे अपना कहती हो, तो हमें फैसला करना होगा। सिपाही, तलवार लाओ। बच्चे को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, आधा आधा दोनों को मिल जाएगा।" दरबार दहल गया। पहली औरत चुप खड़ी रही। दूसरी औरत चीख उठी, "नहीं, इसे मत काटिए, इसे उसी को दे दीजिए, बस मेरा बच्चा जिंदा रहे।" बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, "जहांपनाह, असली मां यही है।" पहली औरत कांपने लगी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसका अपना बच्चा जन्म के समय मर गया था। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, "ममता सौदों में नहीं बंटती, ममता तो त्याग में खिलती है। जो खुद को भूल कर भी हंस दे, वही मां कहलाती है।" दरबार में आंसू थे, मगर न्याय भी था। कुछ दिनों बाद एक और रहस्यमय घटना हुई। शाही खजाने से कुछ नहीं चुराया गया, पर एक चीज गायब थी, अकबर की निजी मुहर। वो मुहर जिससे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आदेश जारी होते थे। ये मामूली बात नहीं थी। अगर वह मुहर किसी गलत हाथ में चली जाती, तो पूरे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। अकबर का चेहरा गंभीर था। ये अंदर का काम है। बीरबल ने तुरंत दरबारियों को बंद कक्ष में बुलाया। दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा, "जो भी निर्दोष है, वो निडर होकर मेरे सामने खड़ा रहे। मगर जिसने मुहर ली है, उसे पता होना चाहिए, वो मुहर सिर्फ सोने की नहीं, जिम्मेदारी की भी है।" सब खामोश। बीरबल ने अचानक कहा, "सिपाहियों, सबकी उंगलियां देखो।" दरबार चौंका। एक दरबारी की उंगलियों पर हल्का सा लाल रंग लगा था। "ये रंग?" अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, "मुहर पर एक खास प्रकार की गीली स्याही लगी थी। जो उसे छुएगा, उसकी उंगलियों पर रंग रह जाएगा।" दरबारी घबरा गया। उसने कबूल किया कि उसने मुहर चुराई, क्योंकि उसे किसी ने बड़ी रकम का लालच दिया था। "किसने?" अकबर गरजे। उसने नाम लिया, पड़ोसी राज्य का एक गुप्त दूत। साजिश गहरी थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, "दुश्मन अक्सर तलवार लेकर नहीं आता, वो मुस्कान लेकर आता है, और जब तक पहचानो उसे, वो दिल में घर बना जाता है।" दूत पकड़ा गया। साजिश नाकाम हुई। दरबार फिर गूंज उठा, "वाह बीरबल!" पर इस बार बीरबल के चेहरे पर मुस्कान कम थी। उन्होंने अकबर से कहा, "जहांपनाह, हर बार दुश्मन बाहर से नहीं आएगा।
कभी कभी वह भीतर की कमजोरी का फायदा उठाएगा। अकबर ने पूछा, तो क्या हम कभी निश्चिंत नहीं हो सकते? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय की राह पर चलने वाले को चौकन्ना रहना ही पड़ता है। समय बीतता गया। एक दिन दरबार में एक कवि आया। उसने कहा, मैं शायरी सुनाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। कवि ने पढ़ा, जहां इंसाफ बिकता हो वहां तख्त भी कांपता है, जहां सच दबा रहता हो वहां सूरज भी शर्माता है। दरबार में खुसर पुसर हुई। ये शेर सीधा आरोप जैसा था। बीरबल मुस्कुराए। कवि महोदय, अगला शेर भी सुनाइए। कवि घबरा गया। असल में वह किसी के इशारे पर दरबार की प्रतिष्ठा गिराने आया था। बीरबल ने उसे पास बुलाकर धीमे से पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? कवि टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसे कुछ सिक्के देकर उकसाया गया था। अकबर ने कहा, सच कहना कविता है, झूठ कहना साजिश। कवि को दंड नहीं दिया गया, बल्कि उसे शाही पुस्तकालय में काम दिया गया ताकि वह सच में ज्ञान अर्जित करे। बीरबल ने कहा, कलम जब बिकने लगे तो इतिहास रोता है, पर कलम जब जागे सच पर तो अन्याय भी सोता है। दरबार में नई ऊर्जा थी, लेकिन कहानी अभी खत्म कहा हुई थी। एक रात बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला, कल दरबार में एक ऐसा मामला आएगा जो तुम्हें भी उलझा देगा। अगले दिन सच में एक विचित्र मामला आया। एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। वह बोला, मैं बता सकता हूं कि कल दरबार में क्या होगा। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। बीरबल ने कहा, अच्छा तो बताओ, कल क्या होगा? वह बोला, कल इस दरबार में खून होगा। सन्नाटा। अगर यह सच हुआ तो डर फैलेगा, अगर झूठ हुआ तो उसकी पोल खुलेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कल तुम भी दरबार में रहना। अगले दिन सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। दरबार सजा। वो आदमी घबराया हुआ था। बीरबल ने कहा, तुमने कहा था खून होगा। वो कांपने लगा। हां। बीरबल ने अचानक कहा, अगर आज खून नहीं हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर हुआ तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। वो आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने झूठ बोला। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि डर फैलाओ। साजिश का एक और चेहरा सामने आया। बीरबल ने कहा, भविष्य देखने का दावा आसान है, वर्तमान को समझना मुश्किल। जो डर से खेलता है वो खुद ही डर में घिरता है। दरबार फिर शांत हुआ। धीरे धीरे अकबर बीरबल की मजेदार अदालत एक मिसाल बन चुकी थी। यहां हंसी थी, मगर हल्कापन नहीं। यहां सख्ती थी, मगर निर्दयता नहीं। यहां शायरी थी, मगर सच्चाई से भागना नहीं। एक शाम अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी अदालत ने मुझे सिखाया कि न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से मजबूत होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय तभी टिकता है जब शासक विनम्र हो। दोनों महल की ऊंची दीवार पर खड़े शहर को देख रहे थे। हवा में शांति थी, पर कहीं दूर किसी गली में कोई नया विवाद जन्म ले रहा था। कोई नया सवाल, कोई नया छल, और इतिहास जानता था, जब तक अकबर का तख्त और बीरबल की बुद्धि साथ है, हर साजिश का अंत होगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा, और हर कहानी में एक नई सीख जन्म लेगी। क्योंकि अदालत मजेदार थी, पर उसका न्याय गहरा था, और यही उसकी असली ताकत थी। कभी कभी इंसाफ की चौखट पर सिर्फ फैसले नहीं होते, वहां दिलों का बोझ उतरता है, अहंकार झुकता है, और सच अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि शाही दरबार की वह सुबह इतिहास बन जाएगी। सुबह की हल्की सुनहरी धूप फतेहपुर सीकरी के महल की जालियों से छनकर संगमरमर की फर्श पर बिखर रही थी। हवा में इत्र की खुशबू थी, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनके चेहरे पर रोज वाली शांति नहीं थी। दरबारियों की कतारें सजी थी,
हर कोई अपनी पगड़ी और पद का बोझ संभाले खड़ा था। बीचों बीच बीरबल शांत भाव से खड़े थे, जैसे कोई नदी शोर के बीच भी अपनी धारा में स्थिर रहती है। दरबार के बाहर से अचानक शोर उठा। पहरेदारों ने एक बूढ़े किसान और एक अमीर सौदागर को भीतर लाया। किसान की धोती धूल से सनी थी, आंखों में थकान थी, मगर उनमें सच्चाई की चमक भी थी। सौदागर रेशमी कपड़ों में था, चेहरे पर घमंड की परतें जमी थी। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, इंसाफ दीजिए। इस सौदागर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। सौदागर हंसा, जहां पनाह, ये गरीब आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे उधार दिया था, अब लौटाने की बारी आई तो ये कहानी बना रहा है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने गहरी नजर से दोनों को देखा। मामला क्या है? किसान बोला, हुजूर, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इससे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। वादा था कि फसल कटने पर लौटा दूंगा। मैंने मेहनत की, फसल काटी और पूरी रकम लौटा दी, मगर यह कहता है कि मैंने कभी चुकाया ही नहीं। सौदागर ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर इसने लौटाया होता तो कोई गवाह होता, कोई दस्तावेज होता। यह सिर्फ अपनी गरीबी का सहारा लेकर मुझे बदनाम करना चाहता है। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने किसान से पूछा, तुमने रकम कहां लौटाई थी? गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, किसान ने कहा। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। पेड़ गवाह बनेगा? किसी ने तंज कसा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, क्यों न हम उस बरगद को ही दरबार में बुला लें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हल्का सा मुस्कुराए। बीरबल, पेड़ कैसे आएगा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, अगर सच में वहां लेन देन हुआ है तो पेड़ को पता होगा। किसान को कहिए कि वह जाकर पेड़ को कहे कि शाही दरबार में गवाही देने आए। दरबार स्तब्ध रह गया। किसान उलझन में था, मगर बीरबल की आंखों में भरोसा था। वह चल पड़ा। समय बीतता गया। दरबार में खामोशी छा गई। सौदागर के चेहरे पर आत्मविश्वास था, मगर उसकी उंगलियां बेचैनी से अंगूठी घुमा रही थी। बीरबल ने अचानक सौदागर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, किसान अभी तक पेड़ तक पहुंच गया होगा? सौदागर ने बिना सोचे कहा, अभी कहां पहुंचा होगा? बरगद तो यहां से 2 कोस दूर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। वाह, तुम तो कहते थे कि कभी वहां गए ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे मालूम कि बरगद 2 कोस दूर है? सौदागर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, झूठ की राह में कांटे ही कांटे मिलते हैं। सच की डगर पे चलो तो खुदा भी साथ चलता है। सौदागर घुटनों के बल गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। इसने सच में पैसे लौटाए थे। मैंने लालच में आकर इनकार कर दिया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हें 2 रकम किसान को लौटानी होगी और 1 महीने तक गरीबों को भोजन कराना होगा। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी, मगर बीरबल की आंखों में अब भी सोच की परछाई थी, जैसे उन्हें पता हो कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही दिनों बाद फिर दरबार सजा। इस बार मामला और भी अजीब था। एक युवक रोता हुआ आया, जहां पनाह, मेरी पत्नी को किसी ने जादू से गायब कर दिया है। दरबारियों ने हंसना चाहा, मगर युवक की आंखों का दर्द सच्चा था। कैसे गायब? अकबर ने पूछा। वह रात को सोई थी। सुबह बिस्तर खाली था। दरवाजा भीतर से बंद था, खिड़की भी बंद, कोई निशान नहीं। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हारा किसी से झगड़ा? नहीं। पत्नी से? युवक चुप रहा। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। बीरबल ने धीमे से कहा, कभी कभी घर की दीवारें ही राज छुपा लेती है और आईने सच बोलने से डर जाते हैं। उन्होंने युवक को अलग कक्ष में बुलाया।
काफी देर तक सवाल जवाब चलता रहा। फिर बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, इसकी पत्नी गायब नहीं हुई, ये खुद उसे छुपाकर बैठा है। युवक कांप उठा, नहीं, ये झूठ है। बीरबल ने आदेश दिया कि युवक के घर की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सिपाही लौटे। घर के तहखाने से उसकी पत्नी मिली, बंधी हुई। दरबार में हाहाकार मच गया। बीरबल ने युवक से कहा, तुम अपनी पत्नी पर शक करते थे, उसे मारना चाहते थे, मगर डरते थे, इसलिए ये नाटक रचा। युवक रो पड़ा, मैंने गलती की। अकबर ने कठोर दंड सुनाया। दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दिन बीतते गए। अकबर बीरबल की मजेदार अदालत दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग कहते, वहां सिर्फ हंसी नहीं, वहां सच की रोशनी भी मिलती है। एक दिन एक रहस्यमय महिला दरबार में आई। चेहरे पर घूंघट, हाथ में छोटा सा संदूक। जहांपनाह, इस संदूक में मेरी इज्जत है, कोई इसे चुराना चाहता है। दरबार चौंक गया। संदूक खोला गया। अंदर एक चमकता हुआ हीरा था। महिला बोली, मेरे पति की मौत के बाद ये मेरे पास बचा है। मेरे देवर कहते हैं कि ये उनका है। देवर आगे आया, ये हमारे खानदान की निशानी है, इसे इसने छुपा लिया। मामला उलझा हुआ था, कोई गवाह नहीं। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, हीरे की पहचान कैसे करोगे? देवर बोला, इस पर हमारे खानदान की निशानी है। बीरबल ने हीरे को पानी में डाला, निशानी गायब हो गई। दरबार हक्का बक्का। बीरबल मुस्कुराए, ये नकली निशानी थी, असली मालिक वह है जो इसे बेचने नहीं, संभालने आया है। महिला की आंखों में आंसू थे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जो चमक दिखे हर बार, वो सोना नहीं होता, जो साथ निभाए अंत तक, वही अपना होता। देवर शर्मिंदा हो गया। अकबर ने फिर न्याय किया, मगर असली सस्पेंस अभी बाकी था। एक रात अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, मुझे लगता है दरबार में कोई ऐसा है जो राज बाहर पहुंचा रहा है। बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, सच की परीक्षा वक्त लेता है, अनुमति हो तो मैं जाल बिछाऊं। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि शाही खजाने में एक नया अनमोल रत्न आया है, जिसे गुप्त कक्ष में रखा जाएगा। असल में ऐसा कोई रत्न था ही नहीं। 2 दिन बाद खबर आई, रत्न चोरी हो गया। दरबार में हड़कंप। बीरबल ने सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया। हर एक को एक एक छड़ी दी। ये जादुई छड़िया है, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 2 अंगुल बढ़ जाएगी। सब छड़ियां लेकर चले गए। सुबह दरबार सजा। सबकी छड़ियां बराबर थी, सिवाय एक के। एक दरबारी की छड़ी 2 अंगुल छोटी थी। बीरबल बोले, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी 2 अंगुल काट दी, ताकि बढ़ी हुई न लगे। दरबारी कांप उठा, वही गद्दार था। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर राज्य को बचा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, बुद्धि मेरी नहीं, ये तो आपकी अदालत की रोशनी है, जो अंधेरों को पहचान लेती है। दरबार में तालियों की गूंज थी, मगर बीरबल की नजरें दूर कहीं टिकी थी, जैसे उन्हें पता हो कि इंसाफ की राह कभी खत्म नहीं होती। और सच यही था, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती, हर सुबह एक नया सवाल उठता, और हर शाम बीरबल की हाजिर जवाबी सच को उसका मुकाम दिलाती। अकबर बीरबल की मजेदार अदालत सिर्फ एक दरबार नहीं था, वो आईना था, जहां झूठ अपना चेहरा देखकर खुद से डर जाता था। और कहते हैं, उस अदालत में जो भी गया खाली हाथ नहीं लौटा। या तो उसे इंसाफ मिला, या फिर अपनी गलती का एहसास। यही उस दरबार की असली ताकत थी, और यही उसकी सबसे बड़ी मजेदार बात थी। बीरबल की आंखों में अब भी एक अनसुलझी चिंता थी। वो उस दरबार की जिन गलियारों में मुस्कान बांटते थे,
वहां पर भी कहीं कोई स्याह धब्बा उभर आया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच मानते हो कि कहीं कोई राज बेच रहा है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, राज बेचने वाला कभी भी अकेला नहीं होता, उसे सहारा देने वाले कंधे भी चाहिए होते हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन कंधों की पहचान कर लें। अकबर ने अपने हाथों से उस सिंहासन की बाह पकड़ी, मानो किसी अटूट विश्वास की डोर थाम रहे हों। फिर जाल बिछाओ, पर सूक्ष्मता से, दरबार का सम्मान बचाकर। अगली सुबह से ही दरबार में वो सुई सा दबाव सा था। हर कोई सजग, हर बात पर निगाह। बीरबल ने सूक्ष्म संकेतों और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। किसकी आहट देर से आती है, किसके कपड़ों पर धूल ज्यादा लगती है, किसकी बातें अक्सर आधी अधूरी रह जाती हैं। उन्होंने दरबारियों को ध्यान से देखा। कुछ की आंखें घोर साधारण थी, कुछ के कदम में तेजी, कुछ के हाथों में एक अजीब सी काप। बीरबल ने एक नया फैसला किया। दरबार में हर हफ्ते एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी जाएगी, जहां दरबारियों को विभिन्न पहेलियों और प्रश्नों से आजमाया जाएगा। जो अपना जवाब सबसे सटीक और सबसे शांत भाव से देगा, उसे शाह का विश्वासु मोती कहा जाएगा और उसे शाही भोजन में विशिष्ट स्थान मिलेगा। इसका उद्देश्य था लोगों के मनोभावों को परखना, साथ ही किसी भी अजीब हरकत को सामने लाना। पहली प्रतियोगिता के दिन सब उत्सुक थे। बीरबल ने एक कहानी सुनाई, एक व्यापारी और एक चोर की। कहानी के अंत में उसने पूछा, अगर तुम्हें पता लगे कि किसी ने तुम्हारे घर में चोरी करवाई है ताकि तुम पर इल्जाम ठहर सके, तुम क्या करोगे? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि वे तुरंत पुलिस को बुलाएंगे, कुछ ने कहा कि वे चुपचाप हालात देखेंगे। मगर एक छोटे से दरबारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपने घर के भीतर झांकूंगा कि क्या कोई मेरी ही चीजों को छुपाकर दिखा रहा है। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ सा था, जैसे कोई हिस्सा उसकी आत्मा का डर रहा हो कि बेनकाब हो जाएगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को रोज के कामों में और शामिल कर दिया। उसकी हरकतें और भी गहरी नजर से दिखाई देने लगी। एक रात जब महल गहरी नींद में डूबा था, उस दरबारी का कदम दरबार के उस पुराने हिस्से की ओर गया जहां अक्सर अजनबी दस्तावेज और छोटे छोटे पत्र रखे जाते थे। बीरबल ने पहले ही कुछ सिपाहियों को छुपाकर वहां तैनात कर दिया था। दरबारियों की चालाकी और साजिश की जटिलता दोनों देखकर अकबर की सांस थम जाती। उस दरबारी को पकड़ा गया। वो घबराया, पसीने से भीगा हुआ और बोलने लगा, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा परिवार, उन्हें धमकी दी गई थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, किसने धमकी दी? कौन तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाएगा? दरबारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, एक असामाजिक समूह। वे कहते थे कि अगर मैं राज नहीं दूंगा तो मेरे गांव वालों को नुकसान पहुंचेगा। मैंने डर के मारे कुछ खबरें दी, मगर मैंने कभी खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। अकबर के चेहरे पर क्रोध और उदासी दोनों झलक रहे थे। तुम्हारे कंधों पर तो तुम्हारे ही गांव का भार था, पर आवाज बेचने की कीमत इतनी होनी चाहिए कि खुद की आत्मा बिक जाए। बीरबल ने दर्शन की तरह कहा, डर जो बच्चों के सपनों में घर करे, वो मां का आंचल भी तोड़ देता है। पर दिल की हिम्मत अगर एक बार जगे, तो डर के परिंदे भी लौट कर नहीं आते। दरबारी की सजा नरम रखी गई। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके जिम्मे दी गई और साथ ही उसे एक मौका दिया गया कि वह जो खोया है उसे फिर से पाए। पर बीरबल जानते थे कि यह केवल एक कड़ी थी। जाल अभी पूरी तरह फंसा नहीं था। कोई बड़ी चाल अभी भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद दरबार में अचानक अफवाह फैल गई कि शहर की सीमा पर एक अजीब सा गिरहक, कठिन, उमड़ रहा है। लोग अंधेरे में अजीब चिन्ह छोड़कर जा रहे हैं। बीरबल ने महसूस किया कि किसी समूह का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। दरबार के भीतर के कमजोर धागों को खींचकर किसी बड़े स्रोत तक पहुंचा जा रहा है। बीरबल ने एक नाटक करना चाहा। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह,
क्यों ना हम एक बड़ा आयोजन करें, एक दावत जिसमें बाहरी गणमान्य लोग भी बुलाए जाए। मैं चाहूंगा कि सबका ध्यान शाही मेहमानों पर रहे और तदुपरांत हम देखें कि कौन अपनी जगह बदलकर छाया बनकर काम कर रहा है। अकबर ने सहमति दी। दावत की तैयारी हुई। महल की दीवारें, दरी, संगीत और खुशबू, सब कुछ परिपूर्ण था। दावत में भीड़ लग गई, हर कोई उत्साहित। मगर बीरबल की नजरें उन लोगों पर थी जो अक्सर छुपकर दस्तावेज और संदेश ले जाते थे। चाय वाले, दरबारी नौकर और कुछ घुड़सवार जो अक्सर रात में आते जाते थे। दावत के चरम पर बीरबल ने अचानक एक अलग सुंदर बर्तन निकाला और उसमें गहरे नीले रंग के फूलों की चाय परोसी। ये चाय उन लोगों के लिए है जो सच्चाई की गुप्त खुशबू पहचान लेते हैं, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। लोग हंसे, पर कुछ चेहरों पर डर की लकीरें नजर आई, उन लोगों की जो रहस्य बेचते थे। बीरबल ने फिर कहा, हमारे महल के आसपास बहुत से लोग आते रहते हैं, कुछ हाथ जो हमें मदद देते हैं, कुछ हाथ जो फिराक में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात हम उन हाथों को पहचानें। रात गहरा गई। बीरबल ने एक एक शख्स के पास जाकर उनसे एक एक सवाल पूछा। सवाल साधारण थे, पर उनके जवाब दिल की असलियत बता देते थे। कुछ ने मुस्कुराकर सही जवाब दिया, कुछ ने घूम घूम कर बात टाल दी और कुछ तो सीधे सीधे झूठ बोलकर भागने लगे। फिर अचानक एक आवाज गई, ये क्या हो रहा है? दरबार में हलचल मची। एक सिपाही चिल्लाया, जहांपनाह, महल की एक खिड़की से कोई एक कागज फेंका गया है। कागज पर कुछ चिन्ह और शब्द थे, एक कोड जैसा, जिसे केवल वही लोग समझते थे जो भ्रष्ट संगठनों के संपर्क में थे। बीरबल ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि मिली। ये संकेत उन्हें एक बड़े जाल के केंद्र की ओर ले जा रहे थे। बीरबल ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि वह उस कागज को पढ़कर बताएंगे कि कौन इसमें उलझा है, मगर पहले एक छोटा परीक्षण होगा। उन्होंने दरबार में एक नकली खजाना रखने की व्यवस्था कर दी। छोटी छोटी चीजें जिनकी कोई परवाह नहीं, पर्ची ने देखकर चोर समझ जाएगा कि कुछ बड़ा है। फिर रात के अंधेरे में कुछ छायादार हस्तियों को महल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया, पर पकड़ने के पीछे का असली मकसद था गलत लोगों को उनके नेटवर्क के साथ पकड़ना। बीरबल का जाल काम कर गया। कई संदेश और पासपोर्ट मिले जो छुपे हुए संपर्कों के प्रमाण थे। लेकिन इस खोज के बीच एक और बड़ा शोकनाक मोड़ आया। एक मध्यरात्रि में महल के भीतर एक तेज आवाज के साथ अंधेरा छा गया और अग्नि की तरह आवाजें उठीं। महल की एक छोटी दीवार में छिपा हुआ एक कमरा था। वहां किसी ने अचानक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संदूक फोड़ दिया और उस संदूक के भीतर से कुछ अजीबोगरीब दस्तावेज और चित्र निकले जो सीधे सीधे शाही गुप्त नियंत्रण के बारे में संकेत दे रहे थे। उस संदूक ने दरबार की सोच को हिला कर रख दिया। कोई अंदर से काम कर रहा था और उसने सिर्फ छोटे चोरों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी निशाना बनाया था जो महल की रक्षा करते थे। बीरबल ने कहा, यह खेल बड़ा और सूक्ष्म है। जो हाथ अब तक छुप रहे थे वे अमल में आ गए हैं। हमें अब हर कड़ी की तह तक जाना होगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हमें सैनिकों से हमला कर देना चाहिए या हम बाहर जाकर उन लोगों का सामना करें? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, बाहर भरी दुनिया में तलवार से समाधान अस्थायी होता है। हमें उस स्रोत को समझना होगा और उसे अपने ही हथियार से बाहर निकालना होगा। उसकी चालों से ही उसे जकड़ना होगा। बीरबल ने महल के नौकरों में से कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना और एक नकली शाही संदेश घोषित किया। संदेश ऐसा था कि उसे पढ़ते ही हर किसी का ध्यान खींचा जाए। संदेश में लिखा गया था कि अकबर नए राजकाज के लिए कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं और इसमें कुछ लोगों की सहमति आवश्यक है। असली त्वरित असर यह हुआ कि जिन लोगों ने गुप्त रूप से बाहर खबरें भेजी थी वे एक एक कर प्रतिक्रिया देने लगे और उनकी प्रतिक्रियाएं शब्द, समय और तरीके में सब कुछ पकड़ में आ गया। एक रात
जब चांद आधा था और हवा में ठंडक थी, बीरबल ने महल के पिछवाड़े में उस व्यक्ति को देखा जिसने सबसे अधिक सावधानी से बाहर खबर भेजी थी। वही व्यक्ति जो आम तौर पर सबसे शांत रहता था, जिसकी शीन अलग और सुदृढ़ दिखती थी। बीरबल ने उसे धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक सच्चाई का और एक भीड़ के पीछे भागने का। बताओ, तुम्हें किस राह से प्यार है? वो व्यक्ति कुछ पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर झरझर पसीने का निशान था। उसने कहा, मैंने राज बेचा, पर मैंने ऐसा मजबूरी में किया। मेरे पीछे एक ऐसा आदमी है जो मेरे परिवार को दंडित करेगा अगर मैंने मना किया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो बताओ तुम्हें कौन धमका रहा है? वो व्यक्ति ने नाम लिया, एक ऐसा नाम जो दरबार का नाम नहीं था, मगर शहर में अंधेरे के कामों के लिए भयभीत किया जाता था। उसकी आवाज में डर था, पर साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि सच बोलने से संभवतः रक्षा मिलेगी। बीरबल ने उसे सुरक्षा देने की व्यवस्था की, पर साथ ही समझाया कि सच का बोझ साझा करने से ही हल मिल सकता है। उस व्यक्ति ने आखिरकार स्वीकार कर लिया और पूरा सच बताया। कैसे शहर के कुछ व्यापारी, कुछ दरबारी और कुछ बाहरी गिरोह मिलकर शाही सूचनाओं को बेचते थे ताकि वे अपनी संपत्ति बढ़ा सके और कुछ क्षेत्रों में लाभ ले सके। जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती गई, बीरबल ने देखा कि साजिश सिर्फ धन की नहीं, हाकर शाही निर्णयों पर भी असर डालने की कोशिश थी। किस जमीन को टैक्स में छूट मिले, किस व्यापारी को विशेष अधिकार मिले और किस गांव की फसल को शाही बाजार में जगह मिले। ये केवल लालच नहीं था, ये सत्ता का खेल था। बीरबल ने योजनाबद्ध तरीके से काम लिया। उन्होंने एक एक कर उन लोगों को पकड़ने की बजाय उन्हें जाल में फंसाने की ठानी, उनके अपने गेम में उलझाकर। उन्होंने शाही खजाने में एक नकली दस्तावेज रखवाया जिसमें दावा था कि कुछ गांवों को विशेष करमुक्ति दी जा रही है। ये दस्तावेज जानबूझकर कुछ गलत रेखांकित था, और जिन्हें ये दस्तावेज मिला वे इसे तुरंत बाहर बेचना चाहेंगे ताकि वे राजनीति के खेल में लाभ पा सके। जैसे ही दस्तावेज बाहर निकला, बीरबल के छुपे हुए घनिष्ठों ने उन व्यापारियों और कुछ दरबारी नेताओं को चुपचाप पकड़ लिया। परंतु सबसे बड़ा झटका तब आया जब पता चला कि इन सब घटनाओं का केंद्र एक ऐसा शख्स था जिसे अकबर बेहद मानते थे। एक बाहरी सलाहकार जिसे अकबर ने निजी रूप से राजकाज के मामलों में भरोसा दिया था। इसका खुलासा अकबर के लिए मानो तलवार की तरह था। अकबर के चेहरे पर पानी की तरह ठंडी उदासी फैल गई। वो जिसे मैंने अपनी आंखों का हिस्सा माना, मेरे पीछे काम कर रहा था? अकबर ने पूछा। बीरबल ने आंखें झुकाकर कहा, जहांपनाह, भरोसा कांच की तरह होता है, सुंदर पर नाजुक। टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है, पर न्याय की राह वह है जो सच का सामना करने से गुजरती है। अकबर ने अपने सलाहकार को बुलाया। सलाहकार का चेहरा निर्जीव सा हो चुका था, जैसे उसने जिन सलाहों से अकबर को सांस्कृतिक और प्रशासनिक समृद्धि दी थी, उसी बहाने उसने अपने फायदे की राह बनाई। जब सबूत रखे गए तो वो कांप उठा और अपनी सारी चालें कबूल कर रहा था। कैसे उसने विदेशी व्यापारियों के साथ मिलकर सूचनाएं साझा की, कैसे उसने कुछ लोगों को विशेष परमिट दिलवाए, और कैसे उसने शाही निर्णयों को भावनात्मक तौर पर प्रभावित किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ने उससे घृणा दिखाई, कुछ ने आंसू बहाए और कुछ ने उस पर कोफ्त की आवाज निकाली। अकबर ने कड़ा फैसला लिया। सलाहकार को शाही सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया और उसे बाहर देशनगरी में एक छोटी सी जागीर दी गई ताकि वह कभी भी शाही मामलों में दखल न दे सके। पर वहीं बीरबल ने सलाहकार के साथ कुछ अलग किया। उन्हें एक मौका दिया गया कि वे अपनी गलती स्वीकार कर सके और जनता के सामने अपनी गलती का एहसास जता सके। अकबर ने कहा कि दंड का उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुधार भी होना चाहिए। ये नीति कई दरबारियों के लिए कठिन थी, पर एक रोशनी की तरह भी थी कि इंसाफ केवल चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए भी है। कई हफ्ते बीत गए। दरबार फिर से अपना आकार लेने लगा,
मगर बीरबल के कानों में एक सूक्ष्म सी आवाज हमेशा गूंजती रहती कि किस तरह से सत्ता की चाह इंसान को अंधा कर देती है। उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वे लोगों के भीतर समझ पैदा करें। ज्ञान का बीज बोना चाहिए ताकि लालच का वृक्ष सूख जाए। इसलिए बीरबल ने शाही दरबार में एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने एक दिन हर दरबारी को गांवों में जाना होगा, लोगों की समस्याएं सुननी होंगी और उनके प्रश्नों का हल निकालना होगा। यह परंपरा लोगों के बीच शाही विश्वास को फिर से जोड़ने लगी। जो लोग कभी दरबार में पहुंचकर चुना लगाते थे, अब उन्हें गांव की सच्चाई का सामना करना पड़ता, और अक्सर गांव की सच्चाई ने ही उनके भीतर का बदलता देखा दिया। एक दिन बीरबल अपनी आधी रात की चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इंसाफ का मत। लब सिर्फ सजा नहीं है, ये तो प्रेम की तरह है। कभी कभी उसे काटना पड़ता है, कभी कभी उसे सींचना पड़ता है। अकबर मुस्कुरा दिए। बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। पर बताओ, क्या तुम नहीं सोचते कि अभी भी कुछ अंधेरे बचे हैं? बीरबल ने आंखों में एक गहरी चमक के साथ कहा, हर अंधेरे की अपनी सीमा होती है जहां तक वो फैला सकता है। हमें बस अपनी रोशनी को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। और जब तक हम चौकस हैं, अंधेरा पीछे हटता जाएगा। उन्होंने फिर शायरी में कहा, हर खामोशी में एक दास्तां छुपी होती है, हर सच्चाई में एक पहचान छुपी होती है। जो दिल की सुनकर चल पड़ते हैं उस राह पे, उनके कदमों से ही रोशनी खुली होती है। समय के साथ अकबर बीरबल की मजेदार अदालत सिर्फ किसी घटना का नाम नहीं रही। ये एक जगह बन गई जहां न्याय केवल निर्णय नहीं, बल्कि शिक्षा और मानवीयता भी मिलती थी। बीरबल ने यह साबित किया कि बुद्धि और करुणा साथ चले तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं रहती कि उसका हल न निकले। पर वह भी जानते थे कि हर हल अस्थायी हो सकता है। इसलिए वे लगातार सतर्क रहे, नई नई पहेलियां बनाते और लोगों के मन की गहराइयों तक जाते रहे। कभी कभी बीरबल अकेले बैठकर पुराने कागजों को देखते, उन कविताओं को पढ़ते जो उन्होंने बचपन में सुनी थी, उन कहानियों को जो मां ने सुनाई थी। वे समझते थे कि इंसान की असली परीक्षा उसकी संवेदनशीलता में है, और संवेदनशीलता को पालने के लिए किस्सा, कहानी और शायरी से बेहतर कुछ नहीं। एक बार बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, सच्चाई अक्सर चुपके से आती है, पर उसका असर जब आता है तो तूफान बनकर आता है। इसलिए हमें हर रोज छोटी छोटी सच्चाइयों को मानना सीखना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुमने हमें बनाया है, न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे पूरे राज्य के लिए। तुम्हारी हाजिर जवाबी ने मुझे सिखाया कि राजकाज का अर्थ केवल कड़ी फतवा देना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जीतना है। दरबार में फिर से एक जीवन था, लोगों में भरोसा लौटा, और शहर की गलियों में भी अब वही शोर शराबा था जो कभी था। बच्चों की हंसी, दुकानदारों की चिल्लाहट और आम जनता की आजादी। बीरबल की छोटी छोटी चालों ने बड़े बड़े संकटों को टाला। उनकी सूझबूझ ने दरबार के भीतर के कई सरोकारों को सही दिशा दी। पर कहानी वही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद, जब सब कुछ शांत था, बीरबल ने अकबर को एक छोटे से पत्र का हवाला देते हुए दिखाया। पत्र चुपचाप किसी अज्ञात हाथ से भेजा गया था। पत्र में लिखा था, जो सच को छुपाते हैं वे सोचते हैं कि वह कभी उजागर नहीं होगा, पर याद रखो, स्याह परत के नीचे भी एक नाजुक रेखा है जो टूटते ही सब कुछ उजागर कर देती है। बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि दाव खतरे भरा था, पर वह चेतावनी थी, और चेतावनी का मतलब था कि सतर्कता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने मुस्कुरा कर कहा, हम सतर्क रहेंगे। बीरबल ने फिर शेर पढ़ा, जो पर्दों के पीछे हंसते हैं, कभी न भी पर्दा गिरता है। बुद्धि की जोत जलाए रखना है, इसी उम्मीद से दिल जगता है। दरबार में हंसी और विरह, न्याय और दया, सब कुछ साथ साथ रहा। लोग कहते रहे कि जहां अकबर का राज्य था, वहां बुद्धि और इंसाफ का मिलन हुआ करता था। बीरबल की मजेदार अदालत ने लोगों को दिखाया कि किस तरह सच्चाई और संवेदना मिलकर समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।
और कभी कभी एक छोटी सी शायरी भी दिल के भीतर की आग को ठंडा कर देती है या उसे और तेज कर देती है। कई सालों के बाद जब अकबर और बीरबल की कहानियां सुनाई जाती तो लोग आंखें बंद करके सुनते, जैसे कोई पुराना जख्म धीरे धीरे भरता जा रहा हो और उसकी जगह पर एक खूबसूरत निशान बनता जा रहा हो जो याद दिलाता है कि इंसाफ और करुणा के बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। और यहीं पर कहानी का असली निहितार्थ था कि मजेदार अदालत सिर्फ न्याय का स्थान नहीं थी, वो इंसानियत की उस किताब का पृष्ठ थी जिसे हर रोज नए नए किस्सों से भरा जा रहा था। वक्त के साथ बीरबल का नाम लोगों के हृदय में एक उजली चीज की तरह बस गया। किसी ने कहा कि वह सिर्फ हाजिर जवाबी थे, किसी ने कहा कि वह दया और बुद्धि के प्रतिरूप थे। पर बीरबल जानते थे कि असली काम कभी भी खत्म नहीं होता। न्याय तराशने की कला एक सतत अभ्यास है और जब भी कोई नई लड़ाई, नई साजिश मिलती, वे मुस्कुरा कर कहते, आओ इतिहास फिर से लिखें। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा अधूरी रह जाती हैं। अधूरी इसलिए कि उनमें पाठ कनियुक्ताओं को जोड़ने की जगह रहती है। पर इस अदालत की एक बात तय थी, जहां भी झूठ घुसने की कोशिश करेगा वहां बीरबल की हाजिर जवाबी उसे बेनकाब कर देगी। और जहां भी इंसाफ के दिए बुझने लगेंगे वहां बीरबल की शायरी फिर से लौ दे जाएगी, ताकि अंधेरे की सारी चालें बेनकाब हों और सच्चाई की रोशनी जगमगाती रहे। समय बीत रहा था, पर शाही महल की दीवारों के भीतर एक अनकहा कंपन अभी भी मौजूद था, जैसे कोई हवा बिना आवाज के दरारों से गुजर रही हो। बीरबल अक्सर कहते थे, सबसे खतरनाक तूफान वह होता है जिसकी आहट सुनाई नहीं देती। एक सुबह दरबार में एक साधु आया, केसरिया वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में न्याय बिकता है। दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तन गई। साधु, सोच समझ कर बोलो। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रमाण लेकर आया हूं। आपके एक अधिकारी ने मेरे शिष्य से रिश्वत ली। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने साधु को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जो सच्चे संतों में कम ही दिखती है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके शिष्य कहाँ हैं? साधु ने इधर उधर देखा। वह बाहर है। सिपाही गए, मगर बाहर कोई शिष्य नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, शिष्य तो नहीं मिले, पर आपके जूते के नीचे से कुछ सिक्के जरूर मिले हैं। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जो सच की चादर ओढ़े और भीतर झूठ छुपाए वह साधु नहीं, व्यापारी है जो धर्म भी तौल कर खाए। असल में वह साधु एक गिरोह का आदमी था जो दरबार की छवि खराब करना चाहता था। उसने झूठा आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाने की योजना बनाई थी। अकबर ने उसे कड़ी सजा दी, मगर बीरबल की चिंता अब और गहरी हो गई थी। जहां पनाह, उन्होंने कहा, अब हम पर सीधा हमला नहीं होगा, हमारी छवि पर वार होगा। लोगों के दिलों में शक बोया जाएगा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या करें? बीरबल बोले, हमें जनता के बीच जाना होगा। अदालत सिर्फ महल में नहीं, चौपालों में भी लगेगी। कुछ ही दिनों बाद एक नई परंपरा शुरू हुई। अकबर और बीरबल भेष बदलकर शहर और गांवों में जाने लगे। लोग नहीं जानते थे कि यह बादशाह और उनका वजीर है। वे आम आदमी की तरह बैठकर लोगों की बातें सुनते। एक रात वे एक चाय की दुकान पर बैठे थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे। सुना है शाही अदालत में सब नाटक होता है, एक आदमी बोला। दूसरा बोला, हाँ, बड़े लोगों को बचाया जाता है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अगले दिन दरबार में एक मामला आया। वही आदमी जिसने चाय की दुकान पर आरोप लगाया था, उस पर चोरी का इल्जाम था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें शाही अदालत पर भरोसा नहीं, फिर यहां क्यों आए? वो आदमी चुप।
बीरबल ने कहा, क्योंकि जब मुसीबत आती है तब इंसान वहीं जाता है जहां न्याय की उम्मीद हो। जांच हुई और साबित हुआ कि उस पर झूठा इल्जाम था। बीरबल ने असली चोर को पकड़वाया, जो उसी मोहल्ले का एक दबंग था। दरबार में बीरबल ने कहा, विश्वास का दीपक एक बार बुझ जाए तो हवाएं उसे बार बार गिराती हैं, पर सच की लौ अगर जल उठे तो अंधेरी रात भी सर झुकाती है। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सवाल उठाना गुनाह नहीं, पर सच जाने बिना फैसला करना गुनाह है। धीरे धीरे जनता का भरोसा और मजबूत होने लगा। मगर एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। शाही पुस्तकालय में आग लग गई। वह पुस्तकालय जहां राज्य के गुप्त दस्तावेज, इतिहास और रणनीतियां रखी थी। आग तेजी से फैली। सिपाही दौड़े, पानी डाला गया, कई ग्रंथ जल गए। अकबर का चेहरा उतर गया। ये दुर्घटना नहीं हो सकती। बीरबल राख के बीच कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें एक आधा जला हुआ कागज मिला। उस पर एक चिन्ह बना था, वही चिन्ह जो पहले गुप्त पत्र में मिला था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जहांपनाह, दुश्मन अभी खत्म नहीं हुआ। वह अब सीधे ज्ञान पर वार कर रहा है। जांच शुरू हुई। इस बार मामला और गहरा था। आग लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुस्तकालय का एक युवा रक्षक था। जब उसे पकड़ा गया, वो रो पड़ा। मुझे सोना दिया गया था। कहा गया कि बस एक मशाल गिरानी है। किसने कहा? अकबर गरजे। उसने एक नाम लिया, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। वही व्यापारी जिसने कई बार शाही ठेकों में लाभ उठाया था। बीरबल समझ गए, ये आदमी राज्य की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता था। जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने अराजकता फैलाने का रास्ता चुना। दरबार में व्यापारी पेश हुआ। उसने पहले सब नकारा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो ये बताओ, तुम्हारे गोदाम में वही खास तेल क्यों मिला जो पुस्तकालय में इस्तेमाल हुआ? व्यापारी चुप। बीरबल ने फिर कहा, धुआं चाहे कितना भी ऊपर उठे, जड़ में आग छुपी होती है। झूठ चाहे जितना भी सजे, आंखों में सच्चाई रुकी होती है। सबूत रखे गए। व्यापारी टूट गया। अकबर ने उसे कठोर दंड दिया। उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और पुस्तकालयों के निर्माण में लगाया गया। उसे सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। बीरबल ने बाद में अकबर से कहा, जहांपनाह, ज्ञान पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने सिर हिलाया, और तुम वह ढाल हो जो इसे बचाती है। महीनों बाद पुस्तकालय पहले से भी भव्य बनकर तैयार हुआ। जनता को उसमें प्रवेश की अनुमति दी गई। उद्घाटन के दिन बीरबल ने कहा, किताबें सिर्फ अक्षर नहीं होती, ये समय का आईना होती है। जो इतिहास से सीख ले ले, वही असली जमीना होती है। दरबार में फिर हंसी लौट आई, मगर इस बार उसमें गहराई भी थी। एक शाम अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? बीरबल मुस्कुराए। डर तो हर इंसान को लगता है जहांपनाह। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग उसे समझकर जीत लेते हैं। अकबर ने कहा, अगर कभी तुम न रहे तो? बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, इंसान जाता है, विचार नहीं जाते। दिए बुझते हैं, पर उजाले नहीं जाते। महल की छत पर खड़े दोनों दूर शहर की रोशनियों को देख रहे थे। नीचे वही गलियां थी, वही लोग, वही उम्मीदें, और कहीं न कहीं कोई नया सवाल जन्म ले रहा था। कोई नई साजिश आकार ले रही थी। पर जब तक अकबर बीरबल की मजेदार अदालत थी, तब तक हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा, और हर अंधेरे में एक नई शायरी जन्म लेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक अदालत नहीं थी, ये एक विचार था कि न्याय हंसते हुए भी किया जा सकता है, और बुद्धि मुस्कुराते हुए भी तलवार से तेज हो सकती है। और शायद यही वजह थी कि इतिहास आज भी फुसफुसाकर कहता है,
जहां इंसाफ मजेदार हो जाए, वहां अन्याय टिक नहीं पाता। समय की धारा बहती रही, पर शाही दरबार की जमीन पर अब हर कदम सोच समझ कर रखा जाने लगा था। लोग कहते थे कि बीरबल की आंखें अब सिर्फ चेहरों को नहीं, इरादों को पढ़ती हैं। और सच भी यही था, क्योंकि जितनी बड़ी रोशनी होती है, उतनी ही लंबी परछाई उसके पीछे चलती है। एक सुबह दरबार में एक अजीब मामला आया। दो औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। पहली ने कहा, "ये मेरा बेटा है।" दूसरी चिल्लाई, "झूठ, ये मेरा खून है।" बच्चा रो रहा था। दरबारियों में फुसफुसाहट थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, "सबूत?" दोनों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, गवाह भी नहीं। मामला दिल को छू लेने वाला था। बीरबल कुछ देर तक बच्चे को देखते रहे। बच्चा एक औरत की ओर देखकर थोड़ा शांत होता, फिर दूसरी की ओर हाथ बढ़ाता। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने कहा, "अगर तुम दोनों इसे अपना कहती हो, तो हमें फैसला करना होगा। सिपाही, तलवार लाओ। बच्चे को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। आधा आधा दोनों को मिल जाएगा।" दरबार दहल गया। पहली औरत चुप खड़ी रही। दूसरी औरत चीख उठी, "नहीं, इसे मत काटिए, इसे उसी को दे दीजिए। बस मेरा बच्चा जिंदा रहे।" बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, "जहांपनाह, असली मां यही है।" पहली औरत कांपने लगी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसका अपना बच्चा जन्म के समय मर गया था। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, "ममता सौदों में नहीं बंटती। ममता तो त्याग में खिलती है। जो खुद को भूल कर भी हंस दे, वही मां कहलाती है।" दरबार में आंसू थे, मगर न्याय भी था। कुछ दिनों बाद एक और रहस्यमय घटना हुई। शाही खजाने से कुछ नहीं चुराया गया, पर एक चीज गायब थी। अकबर की निजी मुहर, वो मुहर जिससे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आदेश जारी होते थे। ये मामूली बात नहीं थी। अगर वह मुहर किसी गलत हाथ में चली जाती, तो पूरे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। अकबर का चेहरा गंभीर था। "ये अंदर का काम है।" बीरबल ने तुरंत दरबारियों को बंद कक्ष में बुलाया। दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा, "जो भी निर्दोष है, वो निडर होकर मेरे सामने खड़ा रहे। मगर जिसने मुहर ली है, उसे पता होना चाहिए, वो मुहर सिर्फ सोने की नहीं, जिम्मेदारी की भी है।" सब खामोश। बीरबल ने अचानक कहा, "सिपाहियों, सबकी उंगलियां देखो।" दरबार चौंका। एक दरबारी की उंगलियों पर हल्का सा लाल रंग लगा था। "ये रंग?" अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, "मुहर पर एक खास प्रकार की गीली स्याही लगी थी। जो उसे छुएगा, उसकी उंगलियों पर रंग रह जाएगा।" दरबारी घबरा गया। उसने कबूल किया कि उसने मुहर चुराई, क्योंकि उसे किसी ने बड़ी रकम का लालच दिया था। "किसने?" अकबर गरजे। उसने नाम लिया, पड़ोसी राज्य का एक गुप्त दूत। साजिश गहरी थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, "दुश्मन अक्सर तलवार लेकर नहीं आता, वो मुस्कान लेकर आता है। और जब तक पहचानो उसे, वो दिल में घर बना जाता है।" दूत पकड़ा गया। साजिश नाकाम हुई। दरबार फिर गूंज उठा, "वाह बीरबल!" पर इस बार बीरबल के चेहरे पर मुस्कान कम थी। उन्होंने अकबर से कहा, "जहांपनाह, हर बार दुश्मन बाहर से नहीं आएगा। कभी कभी वो भीतर की कमजोरी का फायदा उठाएगा।" अकबर ने पूछा, "तो क्या हम कभी निश्चिंत नहीं हो सकते?" बीरबल ने उत्तर दिया, "न्याय की राह पर चलने वाले को चौकन्ना रहना ही पड़ता है।" समय बीतता गया। एक दिन दरबार में एक कवि आया। उसने कहा, "मैं शायरी सुनाना चाहता हूं।" अकबर ने अनुमति दी। कवि ने पढ़ा, "जहां इंसाफ बिकता हो, वहां तख्त भी कांपता है। जहां सच दबा रहता हो, वहां सूरज भी शर्माता है।" दरबार में खुसर पुसर हुई। ये शेर सीधा आरोप जैसा था। बीरबल मुस्कुराए। "कवि महोदय, अगला शेर भी सुनाइए।" कवि घबरा गया।
असल में वह किसी के इशारे पर दरबार की प्रतिष्ठा गिराने आया था। बीरबल ने उसे पास बुलाकर धीमे से पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? कवि टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसे कुछ सिक्के देकर उकसाया गया था। अकबर ने कहा, सच कहना कविता है, झूठ कहना साजिश। कवि को दंड नहीं दिया गया, बल्कि उसे शाही पुस्तकालय में काम दिया गया ताकि वह सच में ज्ञान अर्जित करे। बीरबल ने कहा, कलम जब बिकने लगे तो इतिहास रोता है, पर कलम जब जागे सच पर तो अन्याय भी सोता है। दरबार में नई ऊर्जा थी, लेकिन कहानी अभी खत्म कहा हुई थी। एक रात बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला, कल दरबार में एक ऐसा मामला आएगा जो तुम्हें भी उलझा देगा। अगले दिन सच में एक विचित्र मामला आया। एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। वह बोला, मैं बता सकता हूं कि कल दरबार में क्या होगा। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। बीरबल ने कहा, अच्छा तो बताओ, कल क्या होगा? वह बोला, कल इस दरबार में खून होगा। सन्नाटा। अगर यह सच हुआ तो डर फैलेगा, अगर झूठ हुआ तो उसकी पोल खुलेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कल तुम भी दरबार में रहना। अगले दिन सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। दरबार सजा। वो आदमी घबराया हुआ था। बीरबल ने कहा, तुमने कहा था खून होगा। वो कांपने लगा। हां, बीरबल ने अचानक कहा, अगर आज खून नहीं हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर हुआ तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। वो आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने झूठ बोला। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि डर फैलाओ। साजिश का एक और चेहरा सामने आया। बीरबल ने कहा, भविष्य देखने का दावा आसान है, वर्तमान को समझना मुश्किल। जो डर से खेलता है वो खुद ही डर में घिरता है। दरबार फिर शांत हुआ। धीरे धीरे अकबर बीरबल की मजेदार अदालत एक मिसाल बन चुकी थी। यहां हंसी थी, मगर हल्कापन नहीं। यहां सख्ती थी, मगर निर्दयता नहीं। यहां शायरी थी, मगर सच्चाई से भागना नहीं। एक शाम अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी अदालत ने मुझे सिखाया कि न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से मजबूत होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय तभी टिकता है जब शासक विनम्र हो। दोनों महल की ऊंची दीवार पर खड़े शहर को देख रहे थे। हवा में शांति थी, पर कहीं दूर किसी गली में कोई नया विवाद जन्म ले रहा था। कोई नया सवाल, कोई नया छल, और इतिहास जानता था, जब तक अकबर का तख्त और बीरबल की बुद्धि साथ है, हर साजिश का अंत होगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा, और हर कहानी में एक नई सीख जन्म लेगी। क्योंकि अदालत मजेदार थी, पर उसका न्याय गहरा था, और यही उसकी असली ताकत थी।